अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लंबाई बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई अपना कद छोटा करवाना चाहे? मैंने तो कभी नहीं सुना था, और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे तो आज तक ये लगता है कि काश मैं थोड़ी और लंबी होती। सच कहूँ तो लंबी लड़कियों को देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ी सी जलन भी होती है, लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है कि कोई भी खुद से खुश नहीं है। दुनिया में ऐसी लंबी लड़कियां भी हैं जिन्हें अपने लंबे कद से समस्या है, और वो अपनी हाइट कम करवाने के लिए बेहद खतरनाक सर्जरी तक का सहारा ले रही हैं। ये सब हो रहा है टर्की में। इसे लेग शॉर्टनिंग सर्जरी या हाइट रिडक्शन सर्जरी कहा जाता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो महिलाएं अपनी लंबाई कम करवा रही हैं? तो इसके कई कारण हैं। सामाजिक अनुसंधान और डेटिंग सर्वे बताते हैं कि पुरुष अक्सर अपनी से छोटी कद की महिलाओं को पसंद करते हैं। इससे लंबे कद की महिलाओं पर दबाव बनता है। लंबी महिलाओं को अक्सर सोसाइटी में खुद को अजीब महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं, जबकि कई महिलाओं को लगता है कि उनका शारीरिक रूप उनकी मेंटल सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाता। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है कैंसर का खतरा। रिसर्च से पता चला है कि औसत ऊंचाई से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के लिए महिलाओं में कैंसर का खतरा 18% बढ़ जाता है। लंबाई कम करवाने के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी इतनी आसान भी नहीं है। हाइट रिडक्शन सर्जरी एक जटिल ऑर्थोपेडिक प्रक्रिया है, जिसमें डॉक्टर पैर की हड्डी फीमर को काटकर उसका एक हिस्सा निकाल देते हैं। इसके बाद बची हुई हड्डी के टुकड़ों को मेटल रॉड्स या प्लेट्स और स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर दावा करते हैं कि जांघ की हड्डी से 5.5 सेंटीमीटर तक और पिंडली से 3 सेंटीमीटर तक कद कम किया जा सकता है। इस सर्जरी में 2 से 4 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद करीब 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। पूरी रिकवरी में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। इस दौरान हफ्ते में 4 से 5 बार फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ती है, जबकि कई महीनों तक व्हीलचेयर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जितनी मुश्किल सर्जरी है, उतना ही ज्यादा इसके बाद का जोखिम है। डॉक्टर्स कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर कटी हुई हड्डी सही तरीके से नहीं जुड़ सकती। इसलिए सर्जरी की जगह पर या फिक्सेटर पिन के आसपास संक्रमण का खतरा हो सकता है। नसों और खून की नलियों में नुकसान हो सकता है, जिससे सुन्नपन या स्थायी नुकसान हो सकता है। घुटने और टखने के जोड़ों में स्थायी अकड़न हो सकती है। लंबे समय तक दर्द और कुछ मामलों में स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। ऐसे में दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। इस सब के बावजूद महिलाएं ये सर्जरी करवाने के लिए टर्की पहुंच रही हैं। अमेरिका से इस्तांबुल पहुंची 29 साल की सारा विलियम्स ने अपना कद 3.8 सेंटीमीटर कम कराया है। उनका कहना है कि मैं अपने शरीर में सहज महसूस करना चाहती थी। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन मेडिकल टीम और अन्य मरीजों का सहारा बहुत मददगार था। हर हफ्ते मुझे रियल प्रोग्रेस दिखी, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वहीं बहुत से केस ऐसे भी मिलते हैं जहां इस सर्जरी ने लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब एक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी महिलाएं टर्की में ही सर्जरी क्यों करवा रही हैं? तो इसकी वजह है सर्जरी का खर्च, जो दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। टर्की में सर्जरी का पूरा पैकेज है, जैसे ठहरना, खाना पीना और सर्जरी। उस सब का खर्च मिलाकर 16 से 28 लाख रुपए के बीच आता है, जबकि इंग्लैंड में 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इसके अलावा होटल, खाना, ट्रैवल और देखभाल का खर्च अलग। वहीं टर्की के क्लिनिक्स इस सर्जरी प्रक्रिया को और आकर्षक बनाने के लिए कंप्लीट पैकेज भी ऑफर करते हैं, जिसमें शहर के टूर, रेस्टोरेंट, डिनर और नाव की सवारी भी शामिल होती है। इन ऑफर्स को देखने के बाद ज्यादातर लोग टर्की का ही रुख करते हैं। टर्की के क्लिनिक्स में होने वाली हाइट रिडक्शन सर्जरी की सफलता दर के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम की जाने वाली सर्जरी है। इसको लेकर ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने चेतावनी दी है कि कुछ इंच के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक तरफ महिलाएं कद कम करने के लिए पैसे खर्च कर रही हैं और जान जोखिम में डाल रही हैं, दूसरी तरफ पुरुष लंबाई बढ़ाने के लिए ऐसी ही खतरनाक सर्जरी करा रहे हैं। किसी और दिन मैं इस पर भी विस्तार से आपसे बात करूंगी। लेकिन दुखद है ये देखना कि कोई अपने चेहरे से खुश नहीं, कोई अपने कद से खुश नहीं, कोई अपने शरीर की बनावट से खुश नहीं, और इन सब के नाखुश होने से
कॉस्मेटिक सर्जरीज का बाजार बहुत खुश है। आपको बताया जाता है कि आप गोरे हो सकते हैं, चेहरे की झुर्रियों को मिटा सकते हैं, लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन काश कि हम ये समझ पाते कि असली खुशी किसी एक ढंग के दिखने में नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने में है। और अब बात एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक एआई से तस्वीरें बनाई गई, वीडियोस बनाए गए, इसको जानकारी देने वाला, रिसर्च करने वाला सोर्स बनाया गया। लेकिन पहली बार एआई को मंत्री बनाया गया है। सुनकर चौंकने वाली बात है ना, पर यह 100% सच है। और ऐसा करने वाला अल्बानिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास एक एआई मंत्री है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करती है। इसे बनाया क्यों गया है और ये क्या क्या काम करेगी, चलिए इस पर बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है, लेकिन एआई की एंट्री अब सरकार और राजनीति में भी हो चुकी है। अल्बानिया में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त की गई है, जिसका नाम है डिएला। ये इंसान नहीं, बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसे प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। डिएला की जिम्मेदारी है सरकारी टेंडर और ठेकों में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अब से सभी सरकारी टेंडर डिएला की निगरानी में होंगे, जहां ना तो पक्षपात की जगह होगी, ना ही रिश्वतखोरी या राजनीतिक दबाव की। है ना बढ़िया बात। डिएला के नाम का अल्बानियाई भाषा में मतलब होता है सूरज। इसे महिला की इमेज में पेश किया गया है, जो ट्रेडिशनल अल्बानियाई ड्रेस पहने हुए दिखाई देती है। जनवरी 2025 में ये पहली बार आम लोगों के लिए ई अल्बानिया पोर्टल पर डिजिटल असिस्टेंट के रूप में सामने आई थी। तब से अब तक इसने 36,000 से ज्यादा डिजिटल दस्तावेज जारी किए हैं और 1,000 से ज्यादा सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई हैं। आज अल्बानिया की लगभग 95% सरकारी सेवाएं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन मौजूद हैं, जिससे देश डिजिटल प्रशासन में अपने क्षेत्र का लीडर बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिएला अपने सारे फैसले ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड्स और डेटा विश्लेषण के आधार पर लेती है। इसमें ना किसी की सिफारिश चलती है, ना डर काम करता है। यही वजह है कि सरकार को उम्मीद है कि टेंडर प्रक्रिया में अब पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी आएगी और भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर होंगी। अल्बानिया साउथ ईस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है, साइज में भारत से 114 गुना छोटा। इसका इतिहास भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों से भरा रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी नेटवर्क्स ने सरकारी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत का सहारा लिया। यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए अल्बानिया को 2030 तक ये साबित करना होगा कि उसका प्रशासन पारदर्शी और करप्शन फ्री है। मई 2025 के चुनावों में बहुमत पाने के बाद प्रधानमंत्री रामा अब डिजिटल तकनीक की मदद से देश की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंत्री के रूप में डिएला सीधे तौर पर सभी टेंडर प्रस्तावों की जांच करेगी और कॉन्ट्रैक्ट्स पर आखिरी फैसला लेगी। माना जा रहा है कि इससे नौकरशाही में रिश्वतखोरी और राजनीतिक दबाव में दिए जाने वाले ठेके काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। हालांकि एक सवाल अभी बाकी है कि क्या डिएला के फैसलों पर कोई मानवीय निगरानी होगी या सब कुछ पूरी तरह एआई के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि सुरक्षा की अनदेखी की गई तो ये सिस्टम हैक या मैनिपुलेशन का शिकार भी हो सकता है। वहीं जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांतिकारी कदम मानते हैं, तो कुछ व्यंग में कहते हैं कि अल्बानिया में डिएला भी भ्रष्ट हो जाएगी और दोष उसी पर डाल दिया जाएगा। दुनिया के कई देश सरकारी कामकाज में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे सत्ता के इतने करीब लाने का साहस अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। एस्टोनिया में 130 से अधिक सेवाएं एआई की मदद से चलती हैं और संयुक्त अरब अमीरात ने 2017 में एआई नीति के लिए एक मंत्री नियुक्त किया था। पर अल्बानिया का यह प्रयोग बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया को पहली बार पूरी तरह एआई के हाथों में सौंप दिया गया है। अब सबकी निगाहें डिएला पर टिकी हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में और देश भी ऐसे ही कदम उठाएं। वैसे भ्रष्टाचार तो भारत की भी एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है, लेकिन क्या ऐसी कोई पहल भारत में भ्रष्टाचार रोक सकती है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अल्बानिया ने जो कदम उठाया है उसकी सफलता या असफलता ये तय करेगी कि कुछ और छोटे देश एआई को मंत्री जैसी जिम्मेदारी देते हैं या नहीं। वैसे इंसानों से ज्यादा भरोसा मशीनों पर होना इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं है।
और अब खबर बिहार से। बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चुनाव आयोग इस बार बिहार से एक नए प्रयोग की शुरुआत करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने रूल 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन, प्रिंटिंग गाइडलाइन रिवाइज कर दी है, ताकि मतपत्र ज्यादा साफ और पढ़ने लायक हो सके। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी और फिर आगे रोल आउट होगा दूसरे राज्यों में। अब ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो छपेगी, जो कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली बार ईवीएम बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की कलर फोटो होगी। साथ ही तस्वीर में प्रत्याशी का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से में दिखेगा, ताकि मतदाता आसानी से पहचान कर सकें और ये तय कर सकें कि पिछले 5 साल में उन्होंने इस चेहरे को अपने इलाके में कुछ काम करते देखा या नहीं। इसके अलावा प्रत्याशियों और नोटा के सीरियल नंबर अंकों में बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे। सभी प्रत्याशियों के नाम और नोटा एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही साइज में छापे जाएंगे, ताकि किसी तरह की असमानता न हो। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। अब ये 70 GSM पर प्रिंट होगा और विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मानकीकरण और विजुअल गाइडेंस बेहतर हो। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 महीनों में 28 नए कदम उठाए हैं। ये बदलाव उसी का हिस्सा है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ECI ने जो पहल की हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ करीब 20 बार बैठक की गई। 7,000 से ज्यादा BLO और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी के BLAs को मतदाता सूची तैयार करना सिखाया। बिहार पुलिस के अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। बायोमेट्रिक्स, E-ऑफिस, IIDEM जैसे इंटरनल सिस्टम को सुधारा। ECI नेट डिजिटल पोर्टल जारी किया, जिसमें 40 से ज्यादा ऐप्स और वेबसाइट्स एक ही जगह मिलेंगी। हर 2 घंटे में रियल टाइम टर्नआउट ECI नेट पोर्टल पर अपडेट होगा। पोर्टल पर मृत्यु पंजीकरण डेटा भी जोड़ा जाएगा और BLO समय समय पर इसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 476 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहचाना और उनमें से 333 को हटाया। फॉर्म 17C और EVM का डेटा न मिलने पर VVPAT की गिनती अनिवार्य होगी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर काउंटर पर मोबाइल जमा कराने की सुविधा होगी। मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाता की सीमा लागू की गई है। EVM के बैलेट पेपर में भी बदलाव किए गए हैं। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालते समय सामने जो सूची दिखती है, वही सूची उस मशीन की बैलेट पेपर स्क्रीन या स्लिप होती है। इस बैलेट पेपर पर हर उम्मीदवार की एंट्री के सामने एक बटन रहता है। मतदाता उसी बटन को दबाकर अपना वोट दर्ज करता है। कई जगहों पर इसे और साफ बनाने के लिए उम्मीदवारों की फोटो भी छापी जाती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब वो कलर्ड होगी। हाल के दिनों में बिहार में वोटर लिस्ट का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। वो भी चुनाव आयोग के नए कदमों का हिस्सा है, जिस पर अभी तक बहुत बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को जरूरी बताया, लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जिस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो वो बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और साफ किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। चुनाव आयोग वैसे तो बहुत सारे प्रयोग कर रहा है, लेकिन हर चुनाव के बाद ये देखा गया है कि अगर विपक्ष की हार होती है, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और EVM पर सवाल उठते हैं। क्या ये जो सारे बदलाव किए जा रहे हैं, उन सवालों को रोक पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। तो आज खबरें अनकही में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताऊं कि आज हास्य कवि और व्यंग्यकार काका हाथरसी का जन्मदिन है। काका हाथरसी कवि सम्मेलनों के एक चर्चित नाम थे और दूर दूर से लोग उनकी कविताएं सुनने आया करते थे। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूं। दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, डार डार सरकार है पात पात कर चोर, नहीं सफल होने दें कोई युक्ति चचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। चेक कैश कर बैंक से लाया ठेकेदार,
आज बनाया पुल नया, कल पड़ गई दरार। बाकी झांकी कर लो काकी, 5 ईयर प्लान की, जय बोलो बेईमान की। वेतन लेने को खड़े प्रोफेसर जगदीश, 600 पर दस्तखत किए, मिले 420। मन ही मन कर रहे कल्पना शेष रकम के दान की, जय बोलो बेईमान की।